तो सिराज, मेरे चैनल पे मेरे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे मैंने विशाल के साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो उसको भी मैंने यही बात बोली कि मेरी जो जान पहचान हुई है, थोड़े दिनों की जान पहचान है आप लोगों से। और एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोगों की मुलाकात हुई है, ट्विटर स्पेस के माध्यम से। और आज एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, आई वांटेड समबडी जो वैली में रहता हो, जो मेरे को ये बताए कि वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन क्या है। क्योंकि जैसे ही अभी कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है, तो कश्मीर एक बार फिर एक फोकस में आया और लोग ये जानना चाह रहे हैं भैया क्या गलती क्या हुई, किस किस ने गलती किया। और एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा पर्पज ये है कि हम उन गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें, और एक तरीके से आप कह सकें कि रेमेडियल मेजर्स लें। तो ये बेसिकली मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज है। तो मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है वैली में। मैं ये नहीं चाहते कि आप अपनी लोकेशन बताएं, पर जो भी आप बताना चाहें। साइमल्टेनियसली मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपको इसकी वजह से कोई परेशानी हो इस वीडियो की वजह से। तो आप अपने बारे में जो भी बताना चाहें दर्शकों को ओपनली बता सकते हैं। तो इट इज़ ऑल योर्स। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शिराज जमान है। मैं बेसिकली साउथ कश्मीर डिवीजन कश्मीर में रहता हूँ। एज सोशल एक्टिविस्ट 2002 से मेरा कैरियर सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे हुआ है। तो मैं फुल टाइम सोशल वर्कर हूँ और आज भी एक एनजीओ है जिसके साथ मैं वाबस्ता हूँ, और आज भी सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो ग्राउंड सिचुएशन के लिहाज से काफ़ी चीज़ों पे नज़र बनाए रखे हुए हैं, और क्योंकि मैं वैली का ही रहने वाला हूँ तो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत तो पता ही है हालात का। जी सर। ओके। तो कश्मीर फाइल्स तो वहां पे रिलीज नहीं हुई, आपने देखा उसका कुछ पार्ट आप देख पाए? जी एक्चुअली यहाँ पे थिएटर्स, जब से ये इंसर्जेंसी शुरू हुई तो यहाँ पे सिनेमाज थिएटर्स वगैरह बंद ही हैं अभी तक को लेके। तो ऑनलाइन जो ट्रेलर्स वगैरह देखे, कुछ ट्रेलर्स देखे, और कुछ फीडबैक भी काफी दोस्तों ने दिया जो बाहर के, जो मतलब कश्मीरी मुसलमान हैं या कश्मीरी पंडित भाई हैं हमारे। तो काफी लोगों से फोन पे भी राब्ता हुआ, तो उनसे भी काफी बातचीत हुई इस कश्मीर फाइल को लेके। तो जहां तक कश्मीर फाइल्स का ताल्लुक है, तो मैंने पूरी पिक्चर तो नहीं देखी है, लेकिन जहाँ पे कुछ सीन्स जो मैंने एज अ ट्रेलर देखे हैं, कि जैसे बिटे कराटे का सीन दिखाया गया है कि वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि कैसे मुझे सरहद पार से आदेश मिलते थे, किसी को, इनोसेंट को या किसी गुनाहगार को भी, या किसी भी बंदे को किल करना है तो मैं बिना देखे बंदूक चला देता था। वो इनफैक्ट मूवी में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी उसने इंटरव्यू दिए हैं काफी नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे, कि वो अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर रहा है कि कश्मीरी पंडितों का मैसेकर हम लोगों ने ही किया है। दैट मीन्स बिट कराटे जैसे लोगों ने ही किया है। तो ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक भयानक हादसा था, जो एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था, जिसमें काफी लोग शामिल थे। वो एक्सेप्ट करते हैं एज अ सोसाइटी, क्योंकि देखिए कश्मीरी पंडित जो है वो इस सोसाइटी का एक हिस्सा है। हमारी जो जीन्स हैं, आप कश्मीरी मुसलमान की जो जीन्स है, बेसिकली ये कन्वर्टेड मुसलमान है। जैसे मैं खुद शिराज एज अ मुस्लिम, या मेरे दादा परदादा या उनसे पहले उनके परदादा वो कन्वर्टेड मुस्लिम है। दैट मीन्स कि मेरे कहने का ये मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो भी रह रहे हैं, चाहे सिख हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, हम एक ही जिस्म है और एक ही रूह थे पहले। अब हम में और इनमें एक ही फर्क है कि वो ये है कि इनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है। लेकिन हम पूरी तरह से उन पे जो जुल्म सितम किया गया, हम उसको कंडेमन भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ, मेजॉरिटी जो थी उस टाइम, चाहे मेरे वालिद साहब की उम्र के जनरेशन के लोग थे, वो इस चीज को मतलब उस टाइम पे कंडेमन नहीं कर पाए या इस चीज को रोक नहीं पाए। उसके लिए आज भी कश्मीरी मुसलमान, एज अ मुस्लिम मैं बोलूंगा, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं बोलूंगा कि आज भी लोग पछता रहे हैं कि हम उठ खड़े क्यों नहीं हुए
जैसे कि हम पहले भी उठ खड़े हुए थे 1947 में, जब हम पे जम्मू कश्मीर पे हमला किया गया, तो हम नकली बंदूकों के साथ यहाँ के लोग खड़े हुए थे इन्हीं कश्मीरी पंडितों को दिफा करने के लिए और अपनी मातृभूमि को दिफा करने के लिए। ओके, ये तो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट 47 में भी और मेरे ख्याल से 65 में भी जो कश्मीरी सोसाइटी थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफ़ी एक्टिव थी। आई डो नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। अभी जो कश्मीर में आपकी किसी और से बातचीत हुई कश्मीर फाइल्स के बारे में, वहाँ पे लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कह रहे होंगे, बिकॉज मैंने कुछ मैसेज देखे हैं ट्विटर पे या बाकी जगह, कि शायद ऐसी पिक्चर बनानी नहीं चाहिए थी। उसके दो फैक्टर वो बता रहे हैं कि एक तो ये कि इसमें शायद रियलिटी नहीं दिखाई गई। ये जो बेटा कराटे वाला इंसिडेंट है शायद ये तो सच है इन एनी केस, बट बाकी जो इंसिडेंट हैं वो शायद सच नहीं है। और दूसरी बात कि ऐसे इंसिडेंट दिखाने से सोसाइटी के अंदर एक डिसहारमोनी क्रिएट होती है। तो ऑफ कोर्स मेरा कुछ भी विचार हो सकता है, लेकिन जनरली लोगों का विचार क्या है वहाँ पर इसके बारे में कि इस तरह की पिक्चर बनानी चाहिए, रियलिटी दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए? देखिए, दो तरह के कॉन्सेप्ट्स है या दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज है लोगों में। नंबर वन, जैसे सब लोग चाहते हैं कि ये रियलिटी सारी दुनिया के सामने आ जाए कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ और किसने किया। उस बात को लेकर अगर कश्मीर फाइल बनती है तो अप्रिसिएशन है उन सारे दोस्तों का जिन्होंने वो उसमें अपना योगदान दिया, खासकर विवेक अग्निहोत्री सर। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये फिल्म बनाई। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है। दूसरा, कश्मीर में खाली कश्मीरी पंडितों के साथ मैसेकर या जेनोसाइड नहीं हुआ। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के लोगों के मुतालिक, कि कश्मीरी लोग असल में चाहते क्या है। वो ये चाहते हैं कि हमारी जो पीसफुल एनवायरनमेंट है, दो 5 अगस्त 2019 से जो हालात बने हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसको कहीं ये उस फिल्म के जरिए से या किसी पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए या किसी आइडियोलॉजी या किसी भी प्रोपेगेंडा के थ्रू कोई नुकसान न पहुंचे। तो सब लोग यही चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जम्मू कश्मीर में, वो ये चाहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड भी दिखाया गया, वेल, दैट इज ओके, सारी दुनिया को मालूम होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित भाइयों का मैसेकर या जीनोसाइड एक बार हुआ है और ये चले गए। आज चाहे हम सेटल बोले या ना बोले, लेकिन आज अपने देश में अमन सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारे एज ए कश्मीरी मुस्लिम हमारा तो हर रोज जीनोसाइड होता है। फिर तो इसके मुतालिक भी एक फिल्म होनी चाहिए। जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनको भी उसी बंदूक की गोलियों से मारा गया जिस बंदूक की गोलियों से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी मारा गया। तो दो चीजें हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी फिल्म आए या कोई भी मूवी आए, डॉक्यूमेंट्री आए, कम से कम हमारी हारमोनी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। एक बड़ा हमारे एक ब्रदरहुड है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख्स और कश्मीरी मुसलमानों के दरमियान, इस चीज को नुकसान ना पहुंचे। तो बेसिकली दो तरह के लोग हैं। पहला तबका ये है कि अप्रिसिएशन हो रही है, दूसरा ये है कि कश्मीरी मुसलमानों के मजालिम भी दिखाए जाए। अगर मैं एज रिक्वेस्ट ही करूंगा कि अगर कश्मीर फाइल्स 2 भी बन जाए, उसमें आप सारी सीन्स को कलेक्ट करके दिखा सकते हैं कि हाँ, कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, ये एक्चुअली ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इनफैक्ट आजकल अगर आप देखो ना यूट्यूब पे कई वीडियो मैंने देखे हैं, ऑथेंटिक वीडियो, जहाँ पे मतलब कश्मीर मुस्लिम लेडीज़ का कैसे कैसे हैरेसमेंट हुआ इन टेररिस्ट और मिलिटेंट्स के हाथों, जो बेसिकली पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे, आईएसआई स्पॉन्सर्ड थे, और वो बेचारे कुछ कह भी नहीं पाए। यू नो, दे वर सो हार्ड प्रेस्ड। कश्मीरी पंडित वहाँ से निकल के आगे, और उसके बाद जितना भी पीरियड है वो बेसिकली जो लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उन्होंने ही उन टेररिस्ट के अगेंस्ट में, या कुछ ओवरग्राउंड वर्कर भी होंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि काफ़ी पॉपुलेशन ऐसी थी जो उनके द्वारा हैरास की गई। देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। और आपका ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि आप पिक्चर बनाओ, फैक्ट दिखाओ, लोगों को अवेयरनेस लेके आओ जिससे वो आगे गलती ना करें, बट साथ में
ये भी इंश्योर करो कि जो कश्मीर सोसाइटी या जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी जो मेकअप आ रहा है, जो फॉर्मेट आ रहा है सोसाइटी का, एक डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ, वो फॉर्मेट डिस्टर्ब ना हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट। अभी जो मेरा जो पॉइंट है, जिस हालत में भी आज की डेट में कश्मीर वैली में स्पेशली, जैसे आपका साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर, और उस एरिया को मैंने भी देखा हुआ है, आपको ये बात पता है। आप किसको, मतलब अगर पार्टली या फुल्ली किसको आप रेस्पॉन्सिबल मानते हो कि जिस हालत में आज कश्मीर सोसाइटी पहुंची है, उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान का तो एक फैक्टर है, आईएसआई का फैक्टर है, मिलिटेंट्स भी हैं, इनको रेडिकलाइज भी किसी ने किया है। बट काफ़ी हद तक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी रेस्पॉन्सिबल हैं सिचुएशन को उस पॉइंट तक ले जाने के लिए। आपका और कश्मीरी सोसाइटी का जो आज की डेट में जो जनरेशन है, या जो लोग पुराने हो गए, थोड़े सीनियर हो गए, उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में? जी, एग्जैक्टली जो कश्मीर के हालात थे या 90s कैसे शुरू हुआ, उसके रिस्पॉन्सिबल काफी लोग हैं। तो आपने खुद ही बताया, आईएसआई है, पाकिस्तान है, वो तो सबको मालूम ही है। वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है। हाँ। लेकिन एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं इस बात को मानता हूँ और दिल से मानता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो इस बात पे उनका फर्म बिलीफ है कि जम्मू कश्मीर को इस कगार पर पहुंचाने वाले यहाँ के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ही रहे हैं। चाहे आप मेन स्ट्रीम की बात करें, चाहे आप सेपरेटिस्ट्स की बात करें, तो यही लोग हैं जिन्होंने बार बार अपने लोगों को धोखा दिया। बार बार मतलब ये चीजें की। कई लोग जेकेएलएफ को सपोर्ट करते रहे, पहले सरहद पार गए, चेयरमैन बने। कई बार करण नगर में सब्ज रुमाल दिखाई, साउथ कश्मीर में पाकिस्तानी नमक दिखाया गया, जो हालांकि अफगानिस्तान से आता था, लेकिन कश्मीरियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए बोला जाता था कि ये पाकिस्तानी नमक है। अच्छा। तो मेन चीज यही है कि यहाँ के सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस ने ही हमें इस कगार पर पहुंचाया है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है, यहाँ के यूथ्स की पैशनेट हियरिंग कभी हुई ही नहीं। चाहे हम अपनी सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या लोकल गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ के नौजवानों की कभी सुनवाई ही नहीं होती थी, कोई बात सुनी ही नहीं जाती थी। ओके। ओके। तो अभी जो वो जनरेशन है, जो मैं यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो जनरेशन जो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व थी, चाहे लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से कह लो, या कोई और फैक्टर, जो स्टोन पेल्टिंग में थी, और जो काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में थी, इवन इफ दे वर नॉट पिकिंग अप वेपन्स। जिन्होंने वेपन उठा लिए वो तो फिर एक दूसरा इशू हो गया। जिन लोगों ने वेपन नहीं उठाए और गलियों में, सड़कों पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट में स्टोन पेल्टिंग करते थे, अभी उस जनरेशन का ओवरऑल कश्मीर के बारे में क्या सोचना है? क्या वो पहले से चेंज है, या कुछ उनका थॉट प्रोसेस क्या है आज की डेट में कश्मीर के बारे में, फ्यूचर के बारे में? कश्मीरी फ्यूचर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे दिमाग में पहली बात आते हैं यहाँ के यूथ्स, यहाँ के नौजवान, जो हमारे मुल्क का भी फ्यूचर है और खासकर जम्मू कश्मीर का तो फ्यूचर है ही है। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के आज की डेट के जो नौजवान हैं वो तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं और प्रॉस्पेरिटी और पुरसुकून जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जो मैं एक सजेशन आपके सामने रखूंगा, शायद कहीं देखने वाले लोग कहीं पे पहुंच भी जाए ये सजेशन। उसके लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ की एक नई लीडरशिप को मौका दिया जाए, यहाँ के नौजवान को मौका दिया जाए, कल को वो हुकूमत में आ सके, कल को वो अच्छे खासे लीडर बन सके। पॉलिटिशियन नहीं बनना है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के नौजवानों को लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में आए, मेन स्ट्रीम में आके हम अपने लोगों की खिदमत करें, डेवलपमेंट पे बात करें। हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं जम्मू कश्मीर को के हवाले से लेकर। और खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, यहाँ के नौजवान ओपनली एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हमारे पुराने लोग एंसेस्टर्स ने ही कश्मीरी पंडित का डिफेंड नहीं कर पाए, हम उसके लिए कश्मीरी पंडित भाइयों से हाथ जोड़ के एज अ सोसाइटी, एज अ मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी
दिल से माफी चाहते हैं कि हम आपको उस टाइम यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए आप लोगों को, लेकिन हम चाहते हैं आज की जनरेशन का मौजूदा जनरेशन जो है, आज के यूथ है, हम चाहते हैं कि हम आपस में एक साथ रहे, भाईचारे से रहे, उसी हिसाब से रहे जिस तरह से कश्मीरी पंडित भाई ये हमारे साथ रहना चाहे। वो उनकी मर्जी है, वो सेपरेट कॉलोनीज में रहना चाहेंगे या हमारे साथ ऐसे ही जैसे हम पड़ोस में एक दूसरे के साथ रहते थे। हम चाहेंगे कि हम लोग पुरअमन रहें, एक दूसरे के साथ बनाए रखें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि यहाँ के नौजवानों की एक पैशनेट हियरिंग हो जाए एक बार में, ताकि इनको कल को किसी भी पॉलिटिकल इशू को लेके या डेवलपमेंटल इशू को लेके या किसी और इशू को लेके एक्सप्लॉइट ना किया जाए। ओके, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो मैं सिराज ये जानना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे, और मैं आपने देखा होगा मैं हमेशा इस बात को बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ, ये जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसको पहले तो इसके बारे में आपकी फीडबैक क्या है? बिकॉज कल जब विशाल से बात कर रहे थे तो विशाल ने भी ये पॉइंट कहा कि कई लोग ये चाहते हैं कि यही जो एडमिनिस्ट्रेशन है यही अच्छी तरह रेस्पॉन्सिबल होके कंटिन्यू करें। और ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा तो फिर इलेक्शंस ही होंगे और पॉलिटिशियंस ही पावर में आएंगे। मगर चूंकि पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी ओवरऑल वहाँ पर कम है, तो डू यू थिंक जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ये अकाउंटेबल नहीं है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है? मीन्स होगा मगर किस लेवल तक है और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? एक तो ये पॉइंट, और दूसरा मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिराज जो मैं एक्चुअली आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और यू कैन से इट कि जैसे आपने कश्मीर का पॉइंट कहा तो उसी हिसाब से मैं रेस्ट ऑफ द इंडिया का पॉइंट ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली जैसे कोई भी ऐसा ओकेजन होता है, जैसे क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान के साथ या और कोई भी ऐसा इश्यू होता है, जब एक बड़ी निगेटिव सी फीडबैक कश्मीर की तरफ से या कश्मीरी की जो यंग जनरेशन है उसकी तरफ से आ जाती है, या फिर उल्टे सीधी नारेबाजी शुरू हो जाती है, तो ओवरऑल कुछ प्रोपेगेंडा भी होता है और कुछ रियलिटी भी होती है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ओवरऑल जो माहौल है ना देश में वो ऐसा बन जाता है कि देखो हम तो इनको अपना ट्रीट कर रहे हैं कश्मीरी को, और एग्जैक्टली। ये लोग हमारे अगेंस्ट में ऐसा सोच रहे हैं या फिर हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से उनको करना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, जो रेस्पेक्ट है, एक्सेप्टेंस है, वो म्यूचुअल बेसिस पे होती है। मैं आपका रेस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरी रेस्पेक्ट एग्जैक्टली। करते हो। तो ये जैसे इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, वहाँ के लोग भी बाकी लोगों को एक्सेप्ट करें, दिल से एक्सेप्ट करें, और तभी ये पॉसिबल है कि कंट्री भी इन एनी केस जम्मू एंड कश्मीर हमारा पार्ट है, उसको एक्सेप्ट हम करें, दिल से करें लोगों को, सोसाइटी को। तो इसके बारे में स्पेशली यंग जनरेशन जो कश्मीर की है उसको आप क्या कहना चाहोगे या उनकी तरफ से आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहोगे? एग्जैक्टली। देखिए, दो चीजें हैं। आपने खुद ही जो चीजें बयां की वो मेरे दिल की बात है, वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात है। वो ये है कि कंट्री हमारी है, रहना हमें ही इस कंट्री में है, जीना मरना साथ में है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये, अगर कश्मीरी मुसलमानों ने मिलिटेंसी शुरू की, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ये सच बात है, उस दौर में लॉजिस्टिक सपोर्ट या कोई भी सपोर्ट अगर उनको नहीं मिलता तो वो अडेप्टेशन नहीं कर पाते, हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हम ही लोग हैं, कश्मीरी मुसलमान ही वो लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी को खत्म किया। आपको पाकिस्तान से कोई या चाइना की प्रेजेंस क्या चीजें हैं, वो तो कश्मीर एज ए कश्मीरी मुस्लिम ने ही इस हालात को अपनी दिशा पे लाने में काफी मदद की। 19 कश्मीरी मुसलमानों की बात थी, कश्मीरी मुसलमानों की थी, उसमें तभी मिलिटेंसी का खात्मा हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज का तो हम 100% रोल मानते हैं, लेकिन जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा आप हालात ठीक नहीं कर सकते। उस हिसाब से अगर हम कश्मीरी नौजवान अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, हम दिल से चाहते हैं, हम दिल से मानते हैं कि हम 1947 से ही हिंदुस्तानी है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, रेस्ट ऑफ इंडिया जो लोग हैं या सिविल सोसाइटीज है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि हमें भी अपने ही देश का एक
रेजिडेंट माना जाए। हमें भी एक ही, जैसे दिल्ली वाले की कदर कीमत की जाती है, उसी तरह जम्मू कश्मीर के नौजवान की भी कदर कीमत की जाए। हम भी इसी देश के रहने वाले हैं, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम जम्मू से बाहर रेस्ट ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट में जाएंगे तो हमें क्यों शक की निगाह से देखा जाता है कि शायद ये कश्मीर से आया है, शायद मिलिटेंट मत है या टेररिस्ट मत है या कुछ ऐसी चीजें हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस चीज को अगर आगे बढ़ाया जाए तो मेरे लिहाज से ब्यूरोक्रेसी का उसमें कोई रोल ही नहीं है। उसमें आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी ही देनी है। एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उसके लिए आप हमारे एलजी साहब, जिसको लोकल जुबान में यहाँ विकास पुरुष कहा जाता है, वो कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि उन्होंने यहाँ डेवलपमेंट के हिसाब से या सोसाइटिकल इश्यूज को लेके बात नहीं की है। मैं आपको उनकी एक बात याद दिलाना चाहूंगा, सारी दुनिया, ताकि ये दुनिया तक पहुंच जाए। उन्होंने एक बात एक इंटरव्यू में कही कि कश्मीर के मुतालिक, कश्मीर के लिए अगर एक पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और मैं एक पैसा खा जाऊं तो वो मेरे लिए गौ मांस के बराबर हो सकता है। तो वो बात है कि वो विकास पुरुष है, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके वो काफी सीरियस है। लेकिन एक स्टेट हेड के पास दिन में 50-100 एप्लीकेशंस नहीं जा सकती, 50-100 बंदे नहीं जा सकते। आपको हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। उसमें भी इस डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके आपको आपको ये ब्यूरोक्रेसी के बैरियर्स आते हैं। उसके लिए आपको एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमें देना ही पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश है जम्मू कश्मीर के लोगों की, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मेरी ये गुजारिश होगी और रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतना इलेक्शन किए जाए और फेयर इलेक्शन किए जाए। और खासकर ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि यहाँ पे एक नई लीडरशिप उभर के आए, यहाँ के नौजवानों की लीडरशिप उभर के आ जाए। नहीं तो अगर हम उन्हीं पॉलिटिशियंस के फिर अंडर आ गई जम्मू कश्मीर तो फिर तो एक ही बात है, 90s खुदा न खास्ता फिर से हो सकता है। ओके, वेरी वैलिड पॉइंट। और ऑफ कोर्स मैं इस बात में इंक्लूड कर रहा हूँ ये फैक्ट भी कि कश्मीरी पंडित्स को भी वहाँ पर वापस आना है, और कश्मीरी जो सिविल सोसाइटी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप जैसे लोग, वो इस बात को सपोर्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन की भी और कश्मीरी पंडित्स की भी, सो दैट दे कैन कम बैक, इश्यूज आर रिजॉल्व, और जो गलतियाँ अभी हुई हैं, अभी तक हुई हैं, वो गलतियाँ आगे ना हों। तो विद दैट नोट, सिराज, थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं आपके टच में रहूँगा, फिर बात होगी इस बारे में। मैं एक प्लेटफॉर्म पे आपको और विशाल को या और कोई जो भी आना चाहे, आफ्टर ऑल हम सब लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, तो ये दोबारा सेशन एक बार फिर करेंगे हम। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, आई एम रियली थैंक यू। ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू।